अमेरिका की तस्वीर को लेकर एक छोटी सी गलती ने अमेरिका को अफगानिस्तान से निकाल फेंका। 9/11 अटैक में जो फोर्थ फ्लाइट हाईजैक हुई थी उसका टारगेट वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नहीं बल्कि कुछ और था। उसामा के कंपाउंड की लोकेशन अमेरिका को एक रिटायर्ड फौजी अफसर ने $25 मिलियन के एवज में दी थी। जब एपी न्यूज ने हाईजैकर मोहम्मद अता के फादर से इंटरव्यू लिया तो उसने ये सब मानने से इनकार कर दिया। 11 सितंबर 2001 सुबह 8:13। एक ऐसा वक्त जिसका खमियाजा ना के अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमान आज तक भुगत रहे हैं। ये कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि टोटली प्री प्लान था। और ये वही था जिस दिन पहली मर्तबा अमेरिका ने खौफ महसूस किया था, और साथ ये वही दिन था जिस दिन अमेरिका ने अपनी एजेंसीज CIA वगैरह को शुरू से यानी नए सिरे से बनाना पड़ा, और साथ साथ अमेरिका ने खुद को बड़ी मुश्किल से गिरने से बचाया। पहले तो आपके कुछ डाउट्स क्लियर करता चलूं जो मजहबी इंतहा पसंद यानी रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट ने हमारे अंदर कूट कूट कर भरे हुए हैं। मैंने किसी ऐरे गैरे का नहीं बल्कि जैशे मोहम्मद के साबिका सरबराह मौलाना मसूद अजहर का एक क्लिप सुना, बट अनफॉर्चुनेटली मैं वो क्लिप आप लोगों के साथ शेयर नहीं करता। बट यू कैन बिलीव मी कि मौलाना साहब उसके अंदर 20वीं सदी के मुसलमानों के कारनामे और वाकयात सुना रहे थे। मौलाना साहब उस क्लिप में उसामा बिन लादेन को एक हीरो डिक्लेयर करते हैं और कहते हैं कि उसामा को तो जमीन भी रास्ता देती थी। 9/11 के अटैक में उसामा हाईजैकर्स के साथ था, लेकिन जमीन ने उन्हें रास्ता दिया और ना के अफगानिस्तान बल्कि सीधे पाकिस्तान के खूबसूरत शहर एबटाबाद में आ गए। बट रियलिटी के ये टोटली कहानी है। डाउट नंबर 2 के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर मुसलमानों के खिलाफ वेपन बनाए जा रहे थे, उनके खिलाफ प्लानिंग की जा रही थी। एक बात जो कॉमन सेंस से जुड़ी है, ऑब्वियसली वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एक कमर्शियल एरिया था और कोई पागल ही होगा जो ऐसे कमर्शियल एरिया में बैठकर या जिसे ट्रेड हब के नाम से भी जाना जाता था उसमें बैठकर मुसलमानों के खिलाफ प्लानिंग या कोई वेपन्स तैयार करेंगे, जो कि एक बेदलील और बेसबूत बात है। सो दिस मिथ इज बस्टेड। डाउट नंबर 3, आपने 9/11 की बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज में सुना होगा कि जो चौथा जहाज हाईजैक हुआ था उसे पैसेंजर्स की मुजाहमत से गिराना पड़ा, बट रियलिटी कुछ और है जो कि हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। 11 सितंबर आज भी अमेरिका में ब्लैक डे के नाम से मनाया जाता है। ये दिन अमेरिका के लिए ब्लैक डे तो है ही, लेकिन पूरी दुनिया ने देखा कि मुसलमानों को, ना कि मुसलमानों को बल्कि इस्लाम को इससे काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा। Assaults on Muslim Americans are increasing. 11 सितंबर 2001 ये दिन अमेरिका के लिए एक आम दिन से कम ना था। अमेरिकन एयरलाइन की फ्लाइट जिसका नंबर होता है 11, ये फ्लाइट बोस्टन एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती है लॉस एंजलिस के लिए। इस प्लेन में 81 के अराउंड पैसेंजर्स, 11 क्रू मेंबर्स और 92 टोटल पीपल्स होते हैं। 15 से 20 मिनट गुजरते हैं तो पता चलता है 81 पैसेंजर्स में 5 हाईजैकर्स हैं। 2 हाईजैकर जिनमें एक होता है मोहम्मद अता, प्लेन एक्सपर्ट होता है, प्लेन की कॉकपिट में घुसकर प्लेन का एक्सेस लेता है, और जो 3 हाईजैकर्स थे वो पीछे बैठे तमाम पैसेंजर्स पर एक्सेस हासिल करते हैं। इसमें जो प्लेन एक्सपर्ट होता है वो होता है मोहम्मद अता, जिसकी एज होती है 33 इयर्स और इसके पास इजिप्ट की नेशनलिटी होती है। एनीवे मोहम्मद अता प्लेन को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जानब टर्न करवाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हाईजैकर्स ने प्लेन को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जानब ही क्यों मोड़ा? उन हाईजैकर्स का टारगेट व्हाइट हाउस या सबसे बेहतरीन और महंगी बिल्डिंग स्टॉक एक्सचेंज क्यों नहीं थी? बहरहाल हम इसे आगे वीडियो में वक्त आने पर डिस्कस करेंगे। बहरहाल मोहम्मद अता ने प्लेन को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की लेफ्ट बिल्डिंग से जा टकराया। लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि हाउ इट इज पॉसिबल, बट
शुरू में तो लोगों को एक्सीडेंट लगा, लेकिन फिर भी सिक्योरिटी और मीडिया अलर्ट हो गया। इस दौरान अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश एक स्कूल के फंक्शन में जा रहे थे। जब प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बच्चों के साथ एक्टिविटी में मशगूल होते हैं तो चीफ ऑफ व्हाइट हाउस एंड्री क्रियो आके उनके कान में कहते हैं कि अमेरिका इज अंडर अटैक। 60 on page 153. लेकिन जॉर्ज बुश बिल्कुल रिलैक्स रहते हैं और कहते हैं जरूर पायलट को दिल का दौरा आया होगा। उस दौरान मीडिया अपने बड़े बड़े कैमरा ताने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के इर्द गिर्द खड़ा था। पहले अटैक के ठीक 17 मिनट बाद एक दूसरे प्लेन को बोस्टन एयरपोर्ट से हाईजैक किया जाता है। बट अगर आप इत्तेफाक देखें तो मैं बोस्टन की स्टोरी बयान कर रहा हूँ और मेरे जो शर्ट पहनी है इस पर भी बोस्टन लिखा है। ये वही अमेरिका का शहर है जिसे दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर भी कहा गया था। उस प्लेन में भी 5 हाईजैकर्स मौजूद होते हैं। जब दूसरी फ्लाइट 175 को भी बोस्टन एयरपोर्ट से हाईजैक किया गया तो सबको समझ आ गई कि रियली अमेरिका इज अंडर अटैक। यह कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि ये टोटली प्री प्लान था। We as a nation need to know what happened. अब मीडिया के अंदर एक बड़ी गहमागहमी चल रही थी, स्पेशली प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को लेकर के वो स्कूल के अंदर ही इतने रिलैक्स कैसे बैठे रहे। काफी सारे ये सवालात उठे कि उसी वक्त जॉर्ज बुश को एक्शन लेना चाहिए था। बहुत से बेवकूफ लोगों का यह भी कहना है कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इसलिए रिलैक्स थे कि यह अटैक उन्होंने खुद करवाया था। बट इतना बेवकूफ कौन हो सकता है? लिहाजा मैं तो इस मिथ को बस्टेड कहता हूँ। फ्लाइट 175 के डिस्ट्रॉय होने के कुछ मिनटों बाद 2 और प्लेन हाईजैक किए जाते हैं। फ्लाइट 77 को हाईजैक किया जाता है न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से, जो जा रही थी लॉस एंजलिस की जानिब। इंटरेस्टिंग बात है इसमें भी 5 हाईजैकर्स मौजूद थे और पैसेंजर्स की तादाद थी 101। इन 2 फ्लाइट्स को टर्न करवाया जाता है वाशिंगटन डीसी की तरफ। वाशिंगटन डीसी के करीब ही मौजूद है यूएसए की डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के हेडक्वार्टर की बिल्डिंग पेंटागन। ये बिल्डिंग भी यूनिक और आइकॉनिक शेप बिल्डिंग होती है। फ्लाइट 77 को हाईजैकर्स इस बिल्डिंग की तरफ टर्न करवाते हैं। उस वक्त तमाम प्लेन्स को कमांड दी जाती है कि वो जहां भी हैं लैंड कर जाएं। तमाम लोगों को ऑफिस से छुट्टी दी जाती है और स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए जाते हैं और हॉस्पिटल तो इंजर्ड लोगों से भर जाती है। अब एक चौथी फ्लाइट हाईजैक हो चुकी थी बट वो कहीं क्रैश नहीं हुई थी। उस फ्लाइट का टारगेट थी मोस्ट इंपोर्टेंट बिल्डिंग ऑफ अमेरिका, व्हाइट हाउस। अब एक रियलिटी यह है कि वो फ्लाइट पैसेंजर की मुज़ाहमत से नहीं बल्कि तीसरी फ्लाइट के क्रैश होने के बाद अमेरिकन सिक्योरिटी अलर्ट होने से क्रैश हुई थी। अब वो कैसे? उस वक्त दुनिया का सबसे पावरफुल बैटल प्लेन F-16 को माना जाता था। इसी दौरान F-16 ने उस फ्लाइट को ट्रैक करना शुरू किया जो फ्लाइट उन्हें वाशिंगटन डीसी के एरिया में मिली। जब चौथी फ्लाइट उन्हें खाली एरिया में मिली तो उन्होंने उस पर मिसाइलों की बारिश की जिसकी वजह से वो डिस्ट्रॉय हो गई और उस फ्लाइट की डायरेक्शन से पता चला कि उसका टारगेट व्हाइट हाउस ही था। यह अमेरिका की इंटेलिजेंस का वो फैसला था जिससे उन्होंने अपने मिलियंस ऑफ डॉलर बचा लिए। Some very sketchy details reaching us here at Sky Centre. Important enough. इस फ्लाइट के डिस्ट्रॉय होते ही वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की पहले राइट और फिर लेफ्ट बिल्डिंग जमीन बोस हो गई। इन बिल्डिंग के जमीन बोस होने में सिर्फ 3 मिनट का वक्त था। आसमान में डस्ट ही डस्ट फैल गई और चारों तरफ पुलिस और एम्बुलेंस के हूटर बजने की आवाजें सुनाई देती। अब एक सवाल जो आपके जहन में घूम रहा है कि टेररिस्ट की मेन डेस्टिनेशन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ही क्यों थी? नंबर 1, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एक ट्रेड हब था और कहा जाता है कि उस वक्त दुनिया की 25% ट्रेडिंग यानी तिजारत वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से हुआ करती थी। नंबर 2, उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हुआ करती थी। जस्ट इमेजिन अगर आज कोई बुर्ज खलीफा को गिरा दे तो इस न्यूज को कितना मीडिया कवरेज करेगा। ये थी एक मेन रीजन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक की। यह अटैक इतना बड़ा, होलनाक और खौफनाक था कि 1 मंथ तक अमेरिका की फिजा में डस्ट राज करती थी। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का मलबा उठाते उठाते अमेरिका को पूरा 1 महीना लगा था और इंटरेस्टिंग बात कि इस पर $79 मिलियन की कॉस्ट आई थी। शॉकिंग बात कि अमेरिका को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के गिरने से इतना नुकसान नहीं हुआ था जितना इसके करीब एक बिल्डिंग जिसे स्टॉक मार्केट के नाम से जाना जाता था इससे हुआ और इसी से अमेरिका की स्टॉक मार्केट लड़खड़ाने लगी।
आफ्टर 9/11 अटैक स्टॉक मार्केट 7% से डायरेक्ट -1% पर आ गई, जिससे अमेरिका को $1.4 ट्रिलियन, मिलियन नहीं ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। एंड दैट इज अनबिलीवेबल। अब अमेरिका की नजरें दो बड़े ममालिक पर थीं, एक तो अफगानिस्तान और दूसरा इराक। बट अमेरिका ने इराक को पूरी तरह से इग्नोर करके अफगानिस्तान स्पेशली अलकायदा के सरबराह उसामा बिन लादेन को इसका कसूरवार ठहराया। लेकिन उसामा बिन लादेन तो मुसलमान था, उसने ये सब मानने से इनकार कर दिया और कहा ये सारी साजिश इसराइल की है। लेकिन अमेरिका हाथ धोकर अफगानिस्तान न के अलकायदा बल्कि स्पेशली उसामा बिन लादेन के पीछे पड़ गया। जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से उसामा बिन लादेन की डिमांड की तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया और कहा हम अपने मेहमान को किसी सूरत दूसरे के सुपुर्द नहीं कर सकते। इट वाज दैट टाइम के इस्लाम पर एक बहुत बड़ा सवाल उठा कि आया इस्लाम पीसफुल रिलीजन है? An explosion at a Bloomington Islamic Center. पूरी दुनिया के मीडिया ने इस सवाल की कवरेज की कि आया इस्लाम एक पीसफुल रिलीजियस है। बाकी ममालिक ने तो 9/11 अटैक की मजम्मत की ही, लेकिन अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन इराक, उसने भी 9/11 अटैक की मजम्मत की। ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि इस्लाम पर बदनमा और काला धब्बा एक 9/11 अटैक का भी था, क्योंकि मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट ने 9/11 अटैक का जो थीम था वो इस्लाम और जिहाद से जोड़ रखा था। लेकिन ये बेचारे कहाँ जानते हैं कि इस्लाम और जिहाद असल में है क्या चीज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्पेशली वहीद हुआ करती थी सहाबा इकराम को जंग से पहले कि आपने सिर्फ उनसे जंग करनी है जो आपके मुकाबले में आते हैं, महफूज रखना खवातीन, बच्चों और बूढ़ों को। हालांकि यहाँ तक कहा कि किसी दरख्त को बेगुनाह नहीं काटना। Yes, this is the theme of जिहाद। एंड पॉइंट के 9/11 के अटैक में अपने मफाद की खातर इस्लाम और जिहाद को इस्तेमाल किया गया था। बहरहाल ये एक अलग टॉपिक है, अगर कहते हैं तो मैं किसी और वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। इन हमलों का मास्टरमाइंड शेख मोहम्मद खालिद को कहा गया। जब एपी न्यूज प्लान एक्सपर्ट मोहम्मद अता के फादर से इंटरव्यू लेती है तो वो इस बात से साफ इनकार कर देता है कि मेरा बेटा ये सब इस्लाम की खातिर कर सकता है। الموضوع ده مدبر ولا يتم إلا بمعرفة جهاز مخابرات, जो कि बाद में सीसीटीवी फुटेजेस उसके गले की हड्डी बनी। अमेरिका ने उसी वक्त से अपनी फोर्सेस तैयार की और उसामा बिन लादेन के खिलाफ एक सीक्रेट मिशन स्टार्ट किया। ये मिशन स्टार्ट ही था कि 2003 में उसामा बिन लादेन ने BBC न्यूज को इंटरव्यू देते हुए ये कहा, हाँ मैं ही था जिसने ये तमाम हमले करवाए और मैं इन तमाम हमलों की 9/11 अटैक की जिम्मेदारी खुद अपने पर लेता हूँ। ये वक्त था जब अमेरिका ने उसामा को प्रीमियर टेररिस्ट का टाइटल दिया। अब अमेरिका को अपने असली दुश्मन का पता चल गया और उसने अपनी गिरफ्त और भी मजबूत कर ली और साथ साथ दुनिया को ये बताना शुरू कर दिया कि मेरा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि उसामा ही था। फिर आती है वो तारीख 2 मई 2011 जब अमेरिकन सील पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान के एक खूबसूरत शहर एबटाबाद में उसामा को मारकर साथ ले जाते हैं। ये उसामा को अफगानिस्तान ले जाते हैं और वहां इसका DNA टेस्ट किया जाता है कि आया यही उसामा बिन लादेन है। यह कंफर्मेशन मिलते ही उसामा की डेड बॉडी को समुद्र में फेंक दिया जाता है। यही था वो उसामा बिन लादेन जिसकी तलाश अमेरिका को पिछले 10 सालों से थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका को उसामा के कंपाउंड की लोकेशन किस तरह पता चली। अमेरिकन सीनियर जर्नलिस्ट सीमोर हर्श के मुताबिक अमेरिका ने उसामा के सर पर $25 मिलियन का इनाम रखा था, जो कि पाकिस्तानी 690 यानी 690 करोड़ रुपया बनता है। और साथ ये कहा कि उन पैसों की लालच में आकर आर्मी के रिटायर्ड कर्नल इकबाल सईद खान ने उस कंपाउंड की लोकेशन दी थी। अमेरिका ने इराक में एक बड़ी गलती की थी जिससे उन्हें अफगानिस्तान से भागना पड़ा। वो गलती ये थी कि जब भी ये इराक में किसी बच्चे या खातून को मारते थे उनके तड़पने की तस्वीर या वीडियो बना लेते थे। जब ये तस्वीर और वीडियोस मीडिया पर पब्लिश हुई तो अमेरिका को अफगानिस्तान से ऑब्वियसली भागना पड़ा, क्योंकि उस वक्त पता चल चुका था कि सब कुछ अमेरिका का किया धरा है। उसामा की डेथ को लेकर एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अगर आप उस पर ब्रीफ वीडियो चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।